चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है प्लियोट्रॉपिज्म। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर में बहुत खास बात यह है कि इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो मेरा प्रिंसिपल चैप्टर है, ये जेनेटिक्स का बेस भी है ना। तो हम लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये चैप्टर बेस होता है। और दोनों पोर्शन मिला के, मतलब जेनेटिक्स से हमारे एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग कहते हैं टेंटेटिव 8 to 10 क्वेश्चंस आर कमिंग, है ना। ये यूजुअल फेनोमेनन है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 8 to 10 क्वेश्चंस आर श्योर फ्रॉम विच पोर्शन, फ्रॉम द पोर्शन ऑफ जेनेटिक्स। अब हम लोग कहते हैं कि जब जेनेटिक्स इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोगों को कितना पढ़ना है। क्या एनसीईआरटी के लेवल से हमारे क्वेश्चंस का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो कहेंगे नहीं। हम शुरू में जैसे ही हम लोग, देखो मॉर्फोलॉजी में हो सकता है, एनाटॉमी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चंस होने की जो संभावना है ना, वो है जेनेटिक्स वाले पोर्शन में, है ना। दूसरी जो संभावना तुम्हारी होती है वो होती है, हम लोग क्या है, हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करते जाएंगे कहाँ कहाँ पे मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत है, क्यों एक्सटेंशन की ज़रूरत है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन 2 से 3 बार मैंने हर क्लास में बताया आपको कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्वेश्चंस का टारगेट करना। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, और क्वेश्चंस बनाने के लिए जब तुम बैक साल के क्वेश्चंस को देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बैठोगे, तो तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस से वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। इवन लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के थे। तो हर साल ट्रेंड ये है कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, और यही वो पोर्शन है। बायो तुम्हारा ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए ना। 90 क्वेश्चंस जो बायो में तुम्हारे पास है, 90 क्वेश्चंस में तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बायो ही आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज को दिला सकता है ना। बायो में अगर आउट ऑफ 360 90 क्वेश्चंस आप 84-85 के आसपास करेक्ट स्ट्राइक कर रहे हो, मतलब यू आर अचीविंग अ गुड गोल, है ना। तुम्हारे पास अच्छा टारगेट होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोग आ गए। मेंडलिज्म, इस टॉपिक का नाम भी रखा गया था मेंडलिज्म। इसको शॉर्ट में मेंडलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग मेंडल्स लॉ को डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेंडल्स फर्स्ट लॉ डिस्कशन किए, मेंडल के सेकेंड लॉ को डिस्कशन किए, मेंडल के थर्ड लॉ का भी डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पे पहुंचे हैं, जहां पे ये टॉपिक है लिखा हुआ प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपी क्या होता है जरा देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। आपको बहुत इजीली इस टॉपिक को समझना है। एक जीन और यहाँ बना दिए 1 2 3 4 5 कुछ कैरेक्टर। ये हैं कैरेक्टर और ये है जीन। अगर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, नॉर्मली हम ये जानते हैं कि 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। नॉर्मल कंडीशन यही है कि 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। ये जीन का, या हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी का फेनोमेनन है कि नॉर्मली 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। बट हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, इस केस में ये एक स्पेशल केस है। ये नॉर्मल केस नहीं है, ये एक स्पेशल केस है, इसलिए कुछ ही इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। इसमें नाम है, प्लियो शब्द का मतलब होता है मेनी। हमने इसके बीच में एक लाइन खींचा है ये बताने के लिए कि प्लियोट्रॉपी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट हैं। प्लियो शब्द का मतलब होता है मेनी। मेनी क्या? तो व्हेन 1 जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर और मेनी कैरेक्टर, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हों, हम इस घटना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो एक जीन, 1 जीन, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 और कैरेक्टर 3, इतने सारे कैरेक्टर को, कैरेक्टर 4, चौथे कैरेक्टर को, ये सब कैरेक्टर अलग अलग तरह के हैं, है ना। जैसे एक जीन अगर कलर ऑफ फ्लावर के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, साथ में अगर हाइट ऑफ द प्लांट को भी कंट्रोल करता हो, साथ में अगर हम लोग कहेंगे एक्सिलरी या टर्मिनल पोजीशन को भी कंट्रोल करता हो, तो ये प्लियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा।
तो प्लियोट्रॉपिस क्या हुआ, बेसिक वर्ड को याद रखना है, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपिज्म, ये सब वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हम इनको इन लेंथ पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको पूरी तरह से समझ रहे हैं। तो क्या बताएं हम लोग, प्लियोट्रॉपिज्म का मतलब हुआ व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट इट विल बी मोर देन वन कैरेक्टर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग वन जीन कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कितना भी कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो इसका नाम रखेंगे प्लियोट्रॉपिज्म। पूरे में हम लोग प्लियोट्रॉपिज्म की ही चर्चा कर रहे हैं और प्लियोट्रॉपिज्म के एक एक करके कई केसेस को देख रहे हैं। पहला, और हम लोग इसमें फिर वही सब एग्जाम्पल ले रहे हैं जो एनसीईआरटी में हैं, और उसके अलावा एक आध केस हम लोग और भी एक्स्ट्रा लिए हैं, जैसे लीथल जीन का जो केस होगा ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वन जीन हम लोग शुरू करेंगे, मेंडल के उसी मटर की बात करेंगे जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम पी के प्लांट में एक जीन है, जीन का नाम रखा गया है बी। जीन को नेमिंग क्या दिया गया, जीन का नाम दिया गया बी। इन पी पाइसम सैटिवम जीन बी कंट्रोल शेप एंड स्टार्च कंटेंट इन पी। अब याद करो, पी में मटर का जो दाना है ना वो बड़ा हो सकता है और उसका शेप गोल हो सकता है, वो छोटा हो सकता है। जब बड़ा होगा तो स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होगा और जब छोटा हो जाएगा तो स्टार्च का कंटेंट कम हो जाएगा। ये एक कैरेक्टर हो गया स्टार्च का कंटेंट का होना। और दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ, दूसरा कैरेक्टर इसमें हो गया शेप या तो गोल होगा और नहीं तो ये रिंकल भी हो सकता है। एक गोल का डायग्राम बना देते हैं और ये रिंकल बना दिए और यहाँ पे राउंड बना दिए। मतलब एक ही जीन है, जीन को नेमिंग किया गया बी, दिस कैपिटल बी, और जीन बी कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। और कैरेक्टर क्या है, शेप ऑफ द सीड के अलावे कंटेंट ऑफ द सीड। कंटेंट क्या इसका है, इसका कंटेंट है स्टार्च। तो जब स्टार्च ज़्यादा होगा तो सीड लार्ज साइज का होगा, जब स्टार्च कम होगा तो सीड का साइज स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल साइज विथ लेस कंटेंट ऑफ स्टार्च, लार्ज साइज विथ लार्ज कंटेंट ऑफ स्टार्च। और वही जीन जो स्टार्च के कंटेंट को कंट्रोल कर रहा था, वही जीन इसके शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। एकदम क्लियर हो गया ना। तो ये देखो हम लोग इन पी पाइसम सैटिवम जीन बी कंट्रोल शेप एज वेल एज स्टार्च कंटेंट इन पी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया ना, 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगा। किसको किसको कंटेंट किया, एक तो शेप को है ना, और दूसरा स्टार्च के कंटेंट को, दूसरा स्टार्च के कंटेंट को। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जीन बी कंट्रोल शेप एज वेल एज स्टार्च कंटेंट इन पी। एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल किया ना। अब देखो, अब हम इस जीन का नाम रखे कैपिटल बी 2 बार लिखने की आदत डाल लेंगे। क्यों, क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड होता है, 2n होता है ना। ये जो मटर का प्लांट होता है, नॉर्मल प्लांट ही कैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं ये एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉयड। तो ये डिप्लॉयड कहलाएगा। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडल हर बार लेटर को 2 बार लिखते थे। यहाँ लिखे जीन तो कैपिटल बी। दूसरा इसी का रिसेसिव जीन भी होगा, ये तो डोमिनेंट फॉर्म लिखे, इसका जो रिसेसिव फॉर्म होगा उसको लिखेंगे स्मॉल बी। दोनों का कंटेंट देखो क्या था। अगर किसी मटर में कैपिटल बी वाले जीन का कंटेंट है तो उसके बॉडी का साइज, सीड का साइज लार्ज हो जाएगा। लार्ज स्टार्च साइज बड़ा होगा तो स्टार्च ग्रेन का कंटेंट भी बढ़ गया। उसी तरह से शेप इसका बिल्कुल राउंडेड ही होगा। अगर कैपिटल बी है तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर मिला। क्या क्या मिला, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर मिला लार्ज स्टार्च ग्रेन का मिलना और दूसरा मिला राउंड सीड का मिलना। तो हम लोग ये फिफ्थ टॉपिक हम लोग 5th क्लास अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें प्लियोट्रॉपिज्म को एक एक करके देख रहे हैं। अब देखो, तो इसका मतलब हो गया कि 2 कैरेक्टर को अकेला जीन बी, एक कैपिटल जीन बी या स्मॉल जीन बी, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। यहां पे हम लोग कैसे कैसे लिखे, स्मॉल बी शॉर्ट स्टार्च ग्रेन को कॉज करेगा, स्टार्च ग्रेन छोटा हो जाएगा मटर का दाना तो स्टार्च का कंटेंट भी कम हो जाएगा और रिंकल हो जाएगा, शेप इसका रिंकल हो जाएगा।
अब हम इन ऐसे दो प्लांट को लिए और दोनों को क्रॉस कराते हैं। मेंडल यही काम कर रहे थे, दिन भर बैठ के 7 साल तक क्रॉस कराते रहे। 7 साल तक वो काम किए और रिजल्ट लिखे। लिखने के बाद वो अपनी किताब को पब्लिश किए। ब्रून नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी को भेजा गया, लेकिन ये अप्रूव्ड नहीं हुआ। उनकी बातें सुनी गई लेकिन समझी नहीं गई। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पेरेंट मान लेंगे, इसको पेरेंट 2 मान लेंगे। 2 पेरेंट की बात हो गई, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। हमेशा पेरेंट के बीच में क्रॉस नहीं होता है, हमेशा क्रॉस होता है इन बिटवीन गैमेट। हमेशा याद रखना, क्रॉस ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन 2 गैमेट। तो पहले गैमेट बनाएंगे, स्मॉल बी से गैमेट बना बी। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, यूनिवर्सली हैप्लॉइड होता है, विदाउट एक्सेप्शन हैप्लॉइड होता है। दुनिया में सारे के सारे गैमेट्स हैप्लॉइड ही होते हैं। दुनिया के सारे गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये स्मॉल बी हो गया और ये दूसरा कैपिटल बी हो गया, है ना। इन दोनों गैमेट में फ्यूजन हुआ तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाएगा। पहला जनरेशन को हमेशा नाम रखते हैं F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और इसमें कैपिटल बी का भी कैरेक्टर आया और स्मॉल बी का भी कैरेक्टर आया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बात। ये प्लांट कैसा बना, अगर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है तो ये जीन तो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। एक कैरेक्टर के मामले में ये कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा था, लेकिन दूसरे के मामले में 2 कैरेक्टर को शो कर रहा था, दूसरे के मामले में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा था। ये क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो मजा आ जाएगा। बहुत से बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। हम लोग इसको समझेंगे। पूछ सकता है कौन सा ऐसा केस मिला इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिस वेयर इट शोज बोथ काइंड ऑफ डोमिनेंस, incomplete dominance and complete dominance. One gene shows both the character complete dominance and incomplete dominance. So then your example is what? In case of pleiotropism, the gene B of Pisum sativum control 2 character. In one character it is complete dominance, in another character it shows incomplete dominance. कैसे, जरा देखो। F1 कैसा होना चाहिए था, तुम लोग बोलोगे सर ये लार्ज साइज और राउंड सीड का होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि ये इसमें B कैपिटल है, B डोमिनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ, ये इंटरमीडिएट साइज का हो गया, ना तो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। इस मामले में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है ना। जब पूरा ना तो ये पूरा ना तो ये पूरा, बल्कि दोनों मिक्स होके एक नया, जैसा कि हम लोग क्या बताए थे, रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर में जब क्रॉस कराए थे, किसमें स्नैपड्रैगन में, एंटीरिनम मैजस में, दोनों प्लांट्स में, तो पिंक कलर का फ्लावर डेवलप हो गया था। यहां भी क्या हो गया, यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था, ना तो पूरा बड़ा ना ही छोटा, बल्कि बीच के साइज का ये सीड बन गया। इसका मतलब एक कैरेक्टर के मामले में साइज ऑफ द सीड के मामले में इट शोज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वेयर एज दूसरा केस देखो, लेकिन इसका शेप तो राउंड ही था। F1 जनरेशन का सीड कैसा बना, ये राउंड बना। जब ये राउंड बना तो राउंड तो देखो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। दूसरे कैरेक्टर के मामले में ये डोमिनेंस और रिसेसिव का कैरेक्टर शो कर रहा था। दिस इज एन यूनिक एग्जाम्पल। बात को समझना है बच्चों। हम लोग बात को एनसीईआरटी की चीजों को रटने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रटंत विद्या इज सटंत विद्या, है ना, हमेशा भूल जाओगे। एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे ना तो क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। और मेरा तो हमेशा दावा रहता है, जो बच्चे इन बिटवीन दी लाइन समझेंगे, लाइन के मीनिंग को समझेंगे, वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और कोई कारण नहीं है कि उनको अच्छा मेडिकल ना मिले, अच्छे से अच्छे नंबर के लिए वो फाइट करेंगे। बहुत बारीकी से समझाए, समझ में आ रहा होगा कि क्या समझाए। पहले इस केस में एक मामले में ये कंप्लीट डोमिनेंस शो किया, दूसरे मामले में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। अब चलो, ये तो F1 की कहानी थी। F1 मतलब पहले जनरेशन का प्लांट।
हमको अब F2 भी चाहिए था। F2 का मतलब क्या होता है? F2 का मतलब होता है सेकेंड फीलियल जनरेशन। F2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब आ जाओ जरा सेकेंड फीलियल जनरेशन कैसे निकालते हैं। हमेशा दो F1 के बीच में क्रॉस करा देते हैं, दो F1 का सिलेक्शन करते हैं और इनके बीच में अगर क्रॉस करा दें तो F2 जनरेशन बन जाता है। तो ये F2 पे आ गए। F2 बनाने के लिए F1 मल्टीप्लाई बाय F1, मतलब एक F1 ये है, दूसरा F1 ये, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। तो F1 में क्या था भाई? F1 में कैपिटल बी और स्मॉल बी था, यही प्लांट बना था। तो ऐसे दो प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। जब हमको क्रॉस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? ऐसे दो प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, एक दूसरा कैपिटल बी और स्मॉल बी भी ले लिए। अब एक के गैमेट को इस चेकर बोर्ड में हम लोग वर्टिकली और एक के गैमेट को हॉरिजेंटली लिखते हैं। तो गैमेट तो कैपिटल बी और स्मॉल बी बना, क्योंकि गैमेट हमेशा 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 हैप्लॉइड होता है, एन होता है, इसीलिए एक बार कैपिटल बी और एक बार स्मॉल बी लिखे। इसके गैमेट को इधर लिख दिए और इसके गैमेट को ऊपर लिखे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है जो बार बार हम अपने क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। मेल के गैमेट को वर्टिकली लिख देते हैं, फीमेल के गैमेट को हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। दोनों गैमेट के जरा फ्यूजन के रिजल्ट को देखो, कैपिटल बी एक प्लांट, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला भी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और ये वाला स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। तो चार प्लांट तुम्हारे पास जो बने F2 जनरेशन के, जरा इनका कैरेक्टर देखते हैं। कैपिटल बी वाला प्लांट कैसा होगा? राउंडेड होगा और लार्ज स्टार्च ग्रेन वाला होगा। ऐसा प्लांट कितना मिला? एक मिला। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कैसा प्लांट हुआ? एक मामले में जान चुके थे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था, दूसरे मामले में ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। तो कहेंगे इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। तो सबका जरा कलर अलग अलग करेंगे। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। 1 2 3। तो 2 and 3 दोनों एक तरह के प्लांट होंगे, दोनों में ही इंटरमीडिएट साइज होगा, लेकिन चूंकि कैपिटल बी के रहने से राउंड शेप था तो सीड का शेप तो राउंडेड था। तो ऐसे प्लांट कितने मिले? तो कहेंगे इंटरमीडिएट साइज विथ राउंड सीड, ऐसे प्लांट दो मिले। फिर हम लोग चलेंगे, एक प्लांट हमको कैसा मिला? स्मॉल बी वाला। एक प्लांट कैसा मिला? स्मॉल बी वाला। स्मॉल बी वाला प्लांट कैसा होगा? स्मॉल स्टार्च ग्रेन विथ रिंकल शीड। तो हम लोग क्या देखें? चार प्लांट में फिनोटाइपिकली 1:2:1 का रेशियो मिला। 1 कैसा होगा? लार्ज साइज और दूसरा राउंड पॉलन ग्रेन। 2 इंटरमीडिएट साइज एंड राउंड पॉलन ग्रेन, और 1 once again स्मॉल साइज्ड एंड रिंकल सीड्स शेप। तो 1:2:1 का रेशियो हुआ फिनोटाइपिक रेशियो। मॉर्फोलॉजिकल रेशियो तुमको अगर पूछता है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आंसर? अब देखो, मॉर्फोलॉजिकल रेशियो को हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फिनोटाइपिक रेशियो। तो लॉन्ग एक, इंटरमीडिएट साइज 2 एंड शॉर्ट 1 मिला, तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। हम जरा इसके जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जरा देख के बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला। बीबी एक तरह का जीन 1, कैपिटल बी स्मॉल बी एक अलग तरह का जीन कंटेनिंग ऐसा 2, स्मॉल बी ये तीसरे तरह का जीन 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो केस है जहां फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम। इसके पहले कहां देखे थे हम लोग? इसके पहले हम लोग दो जगह देखे थे, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम, दो जगह देख चुके थे। तो एक फिनोटाइपिक और एक जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं, बोथ आर सेम। ये क्लियर हो गया हम लोग का। अब आगे चलो, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ड्रोसोफिला में क्या होता है। ड्रोसोफिला के बारे में हम लोग बताएंगे। T.H. मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ड्रोसोफिला पे बहुत सा जेनेटिकल वर्क किए थे, ठीक है। तो तुम लोगों को बच्चों कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। ड्रोसोफिला किसको कहते हैं पता है?
ड्रोसोफिला कहते हैं फ्रूट फ्लाई को, एक मक्खी होती है जो फलों पे बहुत रूप से बहुत कंटेंट में आके बैठ जाती है ना, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है ये फ्रूट पे क्यों बैठती है, ये क्वेश्चंस मेडिकल में आया तो नहीं है, लेकिन जब आएगा 90% बच्चे इसमें गलती कर देंगे। देखो इसका ऑप्शन क्या क्या दे सकता है। इसका ऑप्शन देता है ड्रोसोफिला, क्या क्या हम लोग बोले कि क्यों बैठती है ना, ड्रोसोफिला कम ऑन राइप फ्रूट टू ईट, हम लोग बोलेंगे सुगरी कंटेंट ऑफ द फ्रूट, पहला ऑप्शन। दूसरा टू ले एग, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम, चौथा नन ऑफ दीज। हमने एक क्वेश्चन बताया ड्रोसोफिला कम ऑन राइप फ्रूट टू ले एग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बोले, टू गेट स्वीट सब्सटेंस फ्रॉम द फ्रूट, तीसरा बोथ ऑफ देम, फोर्थ नन ऑफ दीज। सभी लोग सोचोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, इसके बाद वाले क्लास में फिर हम पूछेंगे, तुम लोग इसको खोजोगे बुक्स में कहाँ पे क्या मिला नहीं मिला, एंड देन वी विल गिव द आंसर। है क्या ना कि हम लोगों को टारगेट करना है, हमारा टारगेट है नीट का एग्ज़ाम, और तुम लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ना, नीट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना, बिकॉज देयर इज़ अ टफ कंपटीशन। 15-16 लाख बच्चों के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको अगर जाना है तो योर मार्क मस्ट बी अराउंड 580 to 590, मिनिमम 580 to 590, और ऊपर जितना जाओगे उतने अच्छे मेडिकल कॉलेज की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर कहेंगे योर बायो पोर्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इतना स्ट्रॉन्ग कर लो बायो को कि बायो से तो क्वेश्चन छूटने का नाम ही नहीं ले, क्योंकि फिजिक्स में एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है मार्क्स, सेकेंड बेस्ट तुम कर सकते हो इन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट टारगेट शुड बी बायो को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड बायो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी है ना, एंड देन यू मे हैव सो मेनी कंटेंट, बहुत से कंटेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत से हम लोग कह सकते हैं कि रेफरेंस बुक्स मिलते हैं, स्टडी पैकेज मिलता है, हम लोग उस पर भी काम करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो पूरे कंटेंट को डाल रहे हैं, है ना। तो एक बार ये कंटेंट को पूरा देखेंगे हम लोग, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जो भी आपके पास स्टडी पैकेज हो बनाओ और उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारे क्वेश्चंस मेरे क्लास के बाद बनने चाहिए, बनने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होता है जो हमारे कंटेंट पे नहीं होगा, है ना। फिर देखो एक ड्रोसोफिला की बात कर रहे थे, तो ड्रोसोफिला के क्वेश्चंस को जो हम डाले, ड्रोसोफिला में दूसरी बात भी बता देते, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ऐसे याद रखना कि एक साइंटिस्ट थे जो मक्खी मार रहे थे, हंटिंग, हंट मतलब शिकार करना, ये मक्खी मार रहे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया थॉमस हंट मॉर्गन। नहीं, मक्खी मार रहे थे मतलब सबसे ज़्यादा टी.एच. मॉर्गन ड्रोसोफिला पे काम किए थे, जेनेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा किए थे। एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन जेनेटिक्स वाज डन इन ड्रोसोफिला बाय टी.एच. मॉर्गन। तो वो क्या देखे, आइस का कलर दो तरह का होता है, याद रखना। ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल में जो आइस का कलर होता है, इसकी हम लोग जरा चर्चा कर दें और आपको बता दें। आइस का कलर दो तरह का होता है, एक होता है रेड आइज और दूसरा होता है वाइट आइज, है ना। फीमेल का जो कलर होता है, फीमेल में आइज का कलर वाइट होता है, दीपिका पादुकोण की तरह। दीपिका को हम लोग देखे ना फिल्म में, उसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस के गुंडों की तरह मेल ड्रोसोफिला का रंग भी आइस का लाल लाल, दारू पी के शराब पी के टुन्न थे वो लोग, बस वैसा ही होता है। ये सब कैरेक्टर पूछे जाते हैं। और ड्रोसोफिला के फीमेल के आइज का कलर कैसा होता है, बिल्कुल दीपिका की तरह आई वाइट आइज। तो वाइट आइज में म्यूटेशन हो गया, मतलब क्या हुआ, ड्रोसोफिला में टी.एच. मॉर्गन बहुत सा काम कर रहे थे, तो वो फीमेल वाले एक ड्रोसोफिला के वाइट आइज को कॉज करने वाले जीन पे कोई रे डाले, ये एक्सरे भी हो सकता था, यूवी रे भी हो सकता था, और उसमें म्यूटेशन को कॉज कर दिए। जैसे म्यूटेशन हुआ, मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी शोज डीपिगमेंटेशन। इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट में, जो ड्रोसोफिला का बॉडी था ना, उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग पिगमेंट, कलर डिफरेंट होना शुरू हो गया। जो नॉर्मल बॉडी का कलर था उसके कलर में डीपिगमेंटेशन होने लगा।
देखो ध्यान से बात क्या हुई, हम लोग कहां पे डाले हैं, आईज के कलर वाले, जो आईज को कंट्रोल कर रहा था जीन, एक जीन वो था जो आंख बना दे, यहां पे सुंदर सा आंख बना दिए, आईज के कलर को कंट्रोल कर रहा था। इस जीन में हम लोग एक म्यूटेशन कराए, तो ये तो आईज के ही ना इंपैक्ट आना चाहिए था, लेकिन ये जीन बॉडी में डीपिगमेंटेशन भी कर दिया। दिस इज वन ऑफ द वंस अगेन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब आईज के कलर का जीन आईज के कलर के अलावे स्किन के पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोगों को एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी से चुन के लिखे हैं, एक आध एक्स्ट्रा डाले हैं हम लोग, है ना, और एनसीईआरटी के तो एक एक लाइन पे तुम्हारा फुल कमांड होना चाहिए। तीसरी बात पे आ जाओ, तीसरा फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिजीज हम लोगों में होता है और एक जीन है जो फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब देखो ये जीन जब रहता है तो फिनाइल कीटोन एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम, एज लगा देंगे तो एंजाइम बनाता है। अगर ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज हो जाएगा। फिनाइल कीटोन यूरिया में उसमें उस जीन को में म्यूटेशन करा दिए, वो जीन जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता था उस जीन में म्यूटेशन हो गया, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, कोई चेंजेस होगा तो फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं, हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो डिजीज हो जाएगा। डिजीज का नाम रखें फिनाइल कीटोन यूरिया। लेकिन जब ये डिजीज हुआ तब उस आदमी में या उस ऑर्गेनिज्म में, हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, अलग अलग और भी कैरेक्टर डेवलप हो गए। वो ह्यूमन बीइंग मेंटली रिटार्डेड शो होने लगा, उसके बॉडी में हेयर की कमी होने की, लॉस ऑफ बॉडी हेयर हो गया और स्किन में पिगमेंटेशन दिखने लगा, जगह जगह पे धब्बा 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 दिखने लगा। तो वन कैरेक्टर वन जीन पे ना हम लोग एक्ट किए, और वो जीन कौन सा था, जिस जीन पे एक्ट किए वो बेसिकली वो जीन था जो उस एंजाइम को बनाता था जिसका नाम था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। उस एक जीन में परिवर्तन से एक ही चीज में परिवर्तन होना चाहिए था, एक ही चीज में चेंजेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब क्या हुआ, क्या भाई, ये मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता चला गया। व्हाइट आईज वेल वाला जीन आईज के अलावे मेंटल रिटार्डनेस को कॉज किया, दूसरा कैरेक्टर रिडक्शन इन बॉडी हेयर कर दिया, तीसरा कैरेक्टर, और स्किन में पिगमेंटेशन कर दिया, चौथा कैरेक्टर। तो वन जीन once again control more than one character. This is an example of what? Pleo. This is example of pleiotropism. एकदम क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं, ये देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं बट एक एक टॉपिक 100 टन के हैं, नहीं गोल्ड हैं। दीज आर द गोल्डन क्वेश्चंस। अब हम लोग एक तीसरा केस देखे, ये 3 केस तो हम लोग देखे, एक और केस समझा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक चूहा है, उसमें एक बॉडी का कलर अगर येलो है तो वो येलो कलर का जीन डोमिनेंट फॉर्म में अगर होता है तो वो लीथल है, ध्यान रखना। लेकिन ये रिसेसिव केस में लीथल है, मतलब ये येलो कलर का, देखो यहाँ पे लिखते हैं डबल वाई, अगर ये येलो कलर का जीन है लेकिन जब ये डोमिनेंट फॉर्म में और होमोजाइगस कंडीशन में होता है तब ये लीथल होता है। लीथल का मतलब होता है जीन विच कॉजेज डेथ। इसका मतलब क्या होगा, डबल वाई जीन वाला माइस जिसका बॉडी का कलर येलो होना चाहिए हमको नहीं दिखेगा क्योंकि इसका डेथ हो जाएगा होमोजाइगस कंडीशन में, है ना। ये जो होमोजाइगस कंडीशन था इस कंडीशन में नहीं मिलता। तो फिर येलो कलर मिलता है कि नहीं मिलता, तो बोलेंगे मिलता तो है। जीन ऑफ येलो बॉडी कलर इज लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर ये कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई रिसेसिव एक जीन आ गया तब ये येलो कलर का हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, हाँ ये देखो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई वाला है तो एक डोमिनेंट है तब ये लिथल नहीं होगा। अगर ये वाई दोनों डोमिनेंट जीन होता तब ये लिथल हो जाता और माइस का डेथ हो जाता। लेकिन जब एक कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है तब ये
हमेशा ये लीथल कब है? होमोजाइगस कंडीशन में, जब दोनों कैपिटल वाई होते हैं। यहां पे एक कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है, तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, मतलब दो येलो माइस को क्रॉस कराए। ये लाइव था, बचा हुआ था, जिंदा था। जिंदा अगर है, लाइव अगर है माइस, तो वो डबल वाई कैपिटल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जैसे ही डबल वाई होता ये लीथल हो जाता। अब जरा देखो ध्यान से, क्या हम लोग किए, तो हम लोग डबल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई के दो माइस को लिए, दो येलो माइस था, दोनों से हम लोग बनाए गैमेट। एक के गैमेट को बाईं तरफ लिखे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे के गैमेट को टॉप पे लिखे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों के गैमेट का रिजल्ट कैपिटल वाई वाला चूहा जन्म के पहले ही मर गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, डेथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये कैपिटल वाई वाला ये बेचारा स्वर्गवासी हो गया, कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसीलिए ये इसका जन्म ही नहीं होगा। अब बचा कौन? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चूहा येलो बॉडी कलर का था, ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चूहा भी येलो बॉडी कलर का था, और एक बना स्मॉल वाई, ये चूहा ब्राउन कलर का था। तो आउट ऑफ 4 एक का तो डेथ हो गया, तो 3 ही ना बचे, तो 3 में ही फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे। 2:1 इज द फेनोटाइपिक रेशियो। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई was lethal also, because of lethality it dies in embryonic stage। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसका डेथ हो गया। और स्मॉल वाई की बात कर दिए तो कह दिए ये ब्राउन हो गया। तो फेनोटाइपिक रेशियो इस केस में क्या हुआ? कह देंगे फेनोटाइपिक रेशियो हो गया 2:1, और यही तो जीनोटाइपिक रेशियो भी हो गया। तो देखो कहां कहां पे, क्वेश्चन हम आपसे पहले भी पूछे थे, कहां कहां पे फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होते हैं। एक जगह यहां पे दिखा हमको, मल्टीपल मतलब प्लियोट्रॉपिज्म के केस में वी आर गेटिंग व्हाट, दैट बोथ फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम। इसके पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमने ऐसा देखा था, तो जहां पे, और टेस्ट क्रॉस में भी ऐसा देखा था। टेस्ट क्रॉस में बोथ फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम। दूसरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोथ फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम। तीसरा, प्लियोट्रॉपिज्म में वंस अगेन देखो ये 3 तुम्हारे ऑप्शन रहेंगे, और चौथा होगा ऑल ऑफ दीज, है ना। चौथा क्वेश्चन होगा कि वेयर वी ऑब्जर्व बोथ फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो एज सेम, तो ये चौथा वाला तुम्हारा ऑप्शन होगा। तो एक बात अब तुम लोग देखो और बताओ, क्या प्लियोट्रॉपिज्म में कहीं पे भी तुमको कोई डाउट लग रहा है? मेरे हिसाब से अब कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोगों का टारगेट है, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने बारे में बता दें कि आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूशन, है ना। और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, आई एम विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम लास्ट 25 years। ईच एंड एवरी ईयर सो मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड while my teaching, है ना, and so many students are in medical college, so many are very good doctors in all the cities of India। हर अच्छे शहर में, हर अच्छे मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टूडेंट रह रहे हैं और पढ़ के डॉक्टर भी बने हुए हैं। तो आपसे भी हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब हम किसी इंस्टीट्यूशन से लिमिटेड नहीं हैं। अब YouTube के थ्रू हम आप सबों के बीच में, हजारों लाखों बच्चों के बीच में हैं, है ना। और ये चैनल को आप जब देख रहे होते होंगे, आप बहुत कुछ सीख रहे होते होंगे, और जब भी आप कुछ अच्छा करें, हमारे नंबर पे ज़रूर हमको मैसेज करें। मेरा जो नंबर है, जो आपके नीचे स्क्रॉल करता होगा बीच बीच में, है ना, आप हमको ज़रूर मैसेज बोलें। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, है ना, उस नंबर पे, एंड यू विल गेट द आंसर। कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा एक 5वां आज का क्लास था। मतलब ये जो मेंडल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें ये 5th क्लास था। इस 5th क्लास में हम लोगों ने प्लियोट्रॉपिज्म को पूरी तरह से डिस्कशन किया। तो नाउ वेट फॉर योर नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी द 6th क्लास ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हमारा 5th क्लास था। तो ये हम लोग 5th क्लास में प्लियोट्रॉपिज्म को डिस्कशन किए। थैंक यू।